उपाध्यक्ष महोदय, दलित उत्पीड़न जैसे एक संवेदनशील मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई है और इस चर्चा में इस सदन के 22 सदस्यों ने भाग लिया है। मैं उन सदस्यों के नाम का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। श्री पी.के. बीजू, श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री उदित राज, डॉक्टर के. गोपाल, श्री शौगत राय, श्री भर्तृहरि महताब, श्री सदाशिव किसान लोखंडे, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री रविंद्र बाबू, श्री सीताराम अजमेर नायक, श्री वेंकैया नायडू, श्री बारा प्रसाद राव, सुश्री सुप्रिया सुले, श्री धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, श्री पप्पू यादव, श्री सुराजुद्दीन अजमल, श्री रामविलास जी पासवान, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री एस.के. प्रेमचंद्रन, श्री असादुद्दीन ओवैसी और श्री ज्योतिरादित्य। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी हासिल किए हुए 70 वर्षों का समय गुजर गया है। 70 वर्षों के बाद भी हमें दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दे पर यहां पर चर्चा की आवश्यकता महसूस हो रही है और इसे मैं अपने मन की टीस मानता हूं और मैं समझता हूं कि यह टीस, यह पीड़ा जो आज हमारे मन में है, यही टीस और पीड़ा कोई भी विवेकशील प्राणी होगा जो भारत के प्रति जिसके अंदर मन के अंदर प्यार होगा, उस सबके अंदर यह पीड़ा निश्चित रूप से होगी। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत की एक विशेषता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां पर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, धर्मावलंबी हैं और सभी साथ मिलकर रहते हैं। जहां तक भारत के प्राचीन इतिहास का प्रश्न है, भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रश्न है, यदि उस समय के वांग्मय को, उस समय के ग्रंथों को कोई उठाकर पढ़े तो हमारे पूर्वजों का मन कितना बड़ा हुआ करता था। मन इतना बड़ा था कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते थे, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी धरती ने दिया है तो भारत की धरती ने दिया है। ये छोटे मन के लोग जहां रहते होंगे इस काम को नहीं कर सकते, इस काम को बड़े मन के लोग ही कर सकते हैं। उस देश में जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, सामाजिक दृष्टि से यदि कुछ पीछे रह गया हो, उसका उत्पीड़न हो, तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी का यह धर्म बनता है कि हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि यह दलितों का उत्पीड़न करने की जो यह मानसिकता है, इस मानसिकता को, विकृत मानसिकता को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे हम समाप्त करके ही दम लेंगे। यह संकल्प लेने की हमको आवश्यकता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ का यह वर्ग, जिसे हम अनुसूचित वर्ग कहते हैं, वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय कुछ पिछड़ा रह गया है। लेकिन इस सच्चाई को भी हम नकार नहीं सकते कि पिछले कई 100 वर्षों से लगातार बहुत सारे समाज सुधारक, जैसे हमारे श्री रामविलास जी पासवान ने अभी चर्चा की, चैतन्य महाप्रभु की चर्चा की, गुरु नानक देव की चर्चा की, वैसे ही ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, श्री राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु और बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कि समाज सुधार के काम किए, जिन लोगों ने जो यह देश का जो दलित वर्ग है उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो भी प्रयत्न हो सकता था, वह प्रयत्न उन लोगों ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। मैं विवेकानंद की भी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक इस देश के गरीबों का उत्थान नहीं होगा तब तक भारत का उत्थान किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैं एक कोट उस यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। मॉडर्न कास्ट डिस्टिंक्शन इज ए बैरियर टू इंडियाज प्रोग्रेस। इट नैरोज, रेस्ट्रिक्ट्स, सेपरेट्स। इट विल क्रम्बल बिफोर द एडवांस ऑफ आइडियाज।
यानी कहीं न कहीं यह पीड़ा स्वामी विवेकानंद के अंदर भी थी। वैसे ही मैं महात्मा गांधी जी के भी शब्दों का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है अनटचेबिलिटी को लेकर, अस्पृश्यता निवारण के मानी हरिजनों को छूना इतना ही नहीं, लेकिन उनको हमारे रिश्तेदारों जैसा समझना, अपने जैसा समझना, अर्थात जैसे हमारे भाई बहनों से हम बर्ताव करते हैं वैसे ही उनके साथ भी बर्ताव करें। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, यह महात्मा गांधी ने भी किया। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यह उनके सोच थे। मैं समझता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद राष्ट्र के निर्माता उपरोक्त विचार को आत्मसात कर चुके थे, इसलिए उन्होंने यह सब सारी बातें कही हैं जिनका कि मैंने अभी यहां पर उल्लेख किया है। और मैं मानता हूं कि जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, यह सब सारा सिलसिला समाप्त होना चाहिए। हम भारत का यदि विकास कर सकते हैं, भारत को सचमुच दुनिया का यदि हम सरताज बनाने के लिए हमारी दिल की यदि हसरत है, इस हसरत को तभी हम पूरा कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, जबकि हम मानवता को सर्वोपरि माने, तभी हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। संविधान में दलित उत्पीड़न रोकने के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकल्स का मैं यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के लागू होने के बाद भी पाया गया कि बहुत सारे प्रावधान इफेक्टिव रूप से इन्फोर्स करने के लिए कुछ कानून भी बनाने होंगे। और मैं यह मानता हूं कानून बने भी हैं। हमारी सरकार भी दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, दलितों के सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कानून बना रही है, नए नए कार्यक्रम ला रही है, यह सब सारी व्यवस्थाएं कर रही है। और जहां तक देखा जाए इस दृष्टि से तो सबसे पहले 1955 में एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी तरह का किसी भी वर्ग से भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। और इस एक्ट के लागू होने के बावजूद भी पाया गया कि दलितों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तथा उनका शोषण निरंतर जारी है। और हालांकि काफी हद तक दलितों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे उनके अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके बावजूद उनके विरुद्ध तरह तरह के अपराध, उनका ह्यूमिलिएशन, उनका हैरेसमेंट, यह सिलसिला भी चलता रहता है। इसको मद्देनजर रखते हुए द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को लागू किया गया। अब मौजूदा सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया है। 2015 में हमारी सरकार ने द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का जो है अमेंडमेंट 2015 में किया है। इसमें बहुत सारे उन्होंने ऐसे चीज़ों को ऑफेंस माना है, सिर मुड़वा देना किसी का, किसी के गले में जूता डाल देना, या तरह तरह की इस प्रकार की भी हरकतें यदि कोई करता है तो अभी एक ऑफेंस माना जाएगा, यह अपराध माना जाएगा। उसमें ऐसी 15, 20, 25 बातें हैं जिनके कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। किसी विटनेस को, किसी गवाह को कोई उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, उसका हैरेसमेंट करता है और सो जोर और दबाव डालकर उसको चुप कराने की यदि कोशिश करता है तो यह भी एक अपराध माना जाएगा। यह सब सारी व्यवस्था अमेंडमेंट के माध्यम से यह हमारी सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक भ्रम फैलाने की यह कोशिश उपाध्यक्ष महोदय यह की गई है कि भाजपा सरकार आने के बाद दलितों के ऊपर अत्याचार बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। लेकिन मैं जानता हूं, चाहे जिसने भी विचार किया हो, चाहे इस बेंच के पर बैठे हुए लोगों ने, इधर के उधर के, जिसने भी विचार व्यक्त किया, इस हकीकत को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की लेड गवर्नमेंट, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आ गई है और एकाएक दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कलेजे पर हाथ रखकर यदि अपने दिल से यदि कोई यह सवाल पूछे, सबका उत्तर होगा नहीं।
कहां से, मैं यदि पूछूं कि आप प्रमाण दीजिए कैसे बढ़ गए हैं, आप प्रमाण कहां से देंगे, आंकड़े कहां से देंगे? जो सरकार के पास आंकड़े होंगे उपाध्यक्ष महोदय वही आंकड़े न संसद में प्रस्तुत करेंगे, अथवा कोई नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी हो जो इस प्रकार के एथेंटिक डाटा कलेक्शन करती हो, वही न प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। या तो ले आइए, कहां है वो नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के वह डाटा रिकॉर्ड दिखाइए, या तो सरकार के जो डाटा रिकॉर्ड्स हैं वह मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं बहुत पीछे, मैं डाटा वगैरह यहां पर उस चक्कर में जाना नहीं चाहता और राज्यों के डाटा में मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन यहां पर इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं। मैं केवल 3 वर्षों का आंकड़ा, पहले मैं चला जाऊंगा तो और अधिक भी थे, मैं 3 वर्षों का, किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं लांछित भी नहीं करना चाहता, लेकिन यहां देना चाहता हूं आंकड़े आपको। 2013 में, उसके पहले भी हुए हैं, अधिक हुए हैं, लेकिन मैं ले रहा हूं जो कि जहां पर कि ताकि 3 साल का ही कंपैरिजन होगा। 2013 में 39,346 इस प्रकार की एट्रोसिटीज की घटनाएं, ये केसेज रजिस्टर हुए हैं शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटीज के। 2014 में 40,300 और 2015 में 38,564। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों ने कोई बहुत प्रगति कर दी है और सारे देश में परिवर्तन हो गया है, एकदम दलित उत्पीड़न रुक गया है, यह मैं दावा नहीं करना चाहता, और कोई भी किसी की भी सरकार रही हो उपाध्यक्ष महोदय यह दावा नहीं कर सकती थी। यह विकृत मानसिकता आज है, इस विकृत मानसिकता को हम कैसे समाप्त करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान किसी let him finish. बैठ जाइए ना, क्या गिरावट आई है, अपराधों में गिरावट तो आई है। 55 वर्षों में जो आप नहीं कर पाए वह 2 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है, दिलाना चाहता हूं। क्या बात करते हैं, क्या आंकड़े क्या बताते हैं? No, let him finish. No, let him finish. और उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये आंकड़े भी मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमको सहज रूप से सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि पहले भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, यह हमारे लिए एक चुनौती है। इस दृष्टि से हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है, मैं ये महसूस करता हूं। और बहुत सारी घटनाएं भी हैं, उन घटनाओं का भी यहां उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। घटनाओं की एक लंबी चौड़ी सूची, क्या ना ऊना, नहीं ऊना में भी हुआ है, ऊना में भी हुआ, बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही घृणित था, और मैं कहना चाहूंगा कि वहां की सरकार जो भी कार्रवाई संभव हो सकती थी वहां की सरकार ने कार्रवाई किया है। दूसरी चीज, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, केरल हो, कोई भी राज्य हो, मैं देखता हूं सभी जगह कहीं न कहीं बराबर कोई न कोई जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। और ऐसे कई राज्यों के उन घटनाओं के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन उस डिटेल में जाकर उन सब सारे नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। यहां पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री जी इतने दिनों के बाद क्यों बोले भी तो बाहर क्यों बोले, अंदर आकर संसद के भीतर वह क्यों नहीं बोले। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपने अपोजिशन बेंच पर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सारे 47 से लेकर अब तक आंकड़े उठाकर देख लें, क्या प्रधानमंत्री ने हर विषय पर अपना मुंह खोला है? एक चीज, हर विषय पर बोलते नहीं, मैं ये नहीं देखेंगे सबका अपना। सुनिए
मोदी बाबा थे। उन्होंने बाहर बोल सिंधिया जी, आप बात 10 साल तक प्रधान मोदी बाबा थे। एक मिनट प्रधानमंत्री हो अथवा मुख्यमंत्री हो, इकबाल उसका ऐसा होना चाहिए, इकबाल ऐसा होना चाहिए कि वो बोले अथवा न बोले, कहीं पर भी कोई घटना हो गई तो उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो। और गुजरात में गुजरात की सरकार ने वो प्रभावी कार्रवाई किया और केवल एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को बिहाइंड बार किया हो गुजरात की सरकार ने, ऐसा नहीं हुआ। कई पुलिस के अधिकारियों को निलंबित करने का काम भी गुजरात की सरकार ने किया है। और मैं कहता हूं कि कहीं भी अपराध हो जाए, क्या कर्नाटक में इस प्रकार की क्राइम हुई है तो मैं क्या करूं? क्या इसके अतिरिक्त क्या किया है सरकार ने? आप यह बतला दीजिए कि इसके अतिरिक्त आपकी सरकार को यह भी करना चाहिए, उसे मैं स्वीकार कर लूं। नहीं प्लीज, तो मैं उसे स्वीकार कर लूं। आप हमको उपाय बतलाइए, आप हमें उपाय बतलाइए, हम वो करने को तैयार हैं। जहां तक इस प्रकार के दलित उत्पीड़न हो अथवा इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो बहुत ही निंदनीय है, जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वह कम है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, यह राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है। जो ही प्रधानमंत्री ने जो कुछ एक अपने उद्गार व्यक्त किए दलित उत्पीड़न के संबंध में, तो तुरंत जो कुछ लोग गो रक्षा के नाम पर जिस प्रकार की नापाक और गलत हरकतें करते थे, उसके संबंध में जब प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो तुरंत यहां से मैंने स्वयं सारे राज्य सरकारों को भी एक एडवाइजरी जारी की है और मैं समझता हूं कि सभी को उस एडवाइजरी को उठाकर देखना चाहिए। एडवाइजरी जारी की है कि इस प्रकार की हरकत करने वाले गो रक्षा के नाम पर जो लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच नहीं सुन सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि दलित समाज को भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चिंता यदि पहले यदि की गई होती तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात और ऐसे दिन आज हम सबको देखने को न मिलते। लेकिन दलित समाज के भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाए हैं, जिनके हमारे श्री रामविलास जी पासवान ने, श्री वेंकैया नायडू जी ने आज और सारी हमारे श्री अर्जुन मेघवाल जैसे नेताओं ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं इसके पहले कभी नहीं चलाई गई हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका उत्पीड़न रुकना चाहिए, लेकिन उसमें सभी राजनीतिक दलों का और सभी राजनीतिक दलों की सरकारों का सहयोग यह अपेक्षित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि दलित समाज का जहां तक प्रश्न है, भारतीयता और भारतीय संस्कृति में इनका योगदान इस दलित समाज का अभूतपूर्व है। यदि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे तब यह हकीकत उसकी समझ में आ जाएगी। भारत के संविधान का निर्माण तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, यह तो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन भारतीय संस्कृति के जो दो प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं, जो सारे विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं, दो महाकाव्य उपाध्यक्ष महोदय कौन है? रामायण है और महाभारत है। रामायण और महाभारत की रचना जिन लोगों ने की, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास, आज की परिभाषा में देखा जाए तो वह भी दलित समाज से हुआ है। यह है भारत का गौरवशाली इतिहास। और जिन्हें दलित कहा जाता है
ऐसे दलित समाज का कंट्रीब्यूशन, जिन मूल्यों की मान्यता है भारतीय मूल्यों की सारे विश्व में, वह देने वाले, उसकी रचना करने वाले इस प्रकार के महाकाव्य की, यह उसी समाज से लोग आते हैं। और प्राचीन काल से यदि हम आगे बढ़ें और हम मध्यकाल से आते हैं तो हम देखते हैं संत रविदास, संत नामदेव, दादू, और दक्षिण भारत में संत कंबन, संत कंबन अलग है, संत तिरुवल्लुवर, संत चोकामेला, संत नंदनार आदि पूज्य संतों जो तथाकथित जो दलित जातियों से में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने केवल हम ही लोगों का नहीं, बराबर पहले समाज का मार्गदर्शन इन लोगों ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं उपाध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश में महाराजा बिजली पासी, उदा देवी, झलकारी बाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी और राजा पैदा हुए, और भारत में दलितों की महान विरासत का विराट योगदान अक्सर उन बुद्धिजीवियों के द्वारा अज्ञानतावश अथवा पूर्वाग्रहवश नजरअंदाज कर दिया जाता है, और मेरा मानना है कि यह होना चाहिए। प्राचीन भारत के बारे में एक और मैं बतलाना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं ना छुआछूत बड़ी लंबी परंपरा है भारत में, ऐसा नहीं है। अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी है, उसके पेज नंबर 99 पर क्या लिखा है उन्होंने? इन मनु एरा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी, शूद्रा एंड अंत्यज वेयर नेवर अनटचेबल्स इन एंशियंट इंडिया। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां पर छोटे बड़े, ऊंच नीच दुनिया के दूसरे देशों में रहा होगा यह भेदभाव, लेकिन भारत में यह भेदभाव नहीं रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए आदर्श तो वही प्राचीन भारत है, जो सामाजिक स्थिति उस समय की थी, हमें उसी प्रकार के हालात पैदा करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रति त्याग और समर्पण, और त्याग और समर्पण समाज के सभी वर्गों के प्रति कैसे था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, रामायण का ही एक प्रसंग है। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले एक व्यक्ति ने जब सीता के ऊपर उंगली उठाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर उंगली उठाई, तो उसकी भावनाओं की इज्जत, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया था। अब इस पर विवाद हो सकता है, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, गलत था सही था, लेकिन एक समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की भावनाओं का समाज का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह देखने को मिलता है। अब राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान में पन्नाधाय माने जहां रहती जो क्षेत्र है, जो रजवाड़ा था, उसकी स्वायत्तता पर, उसकी आजादी पर कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। तो राजकुमार को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को राजकुमार की जगह लिटा दिया और विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। माने अपनी कोख से पैदा हुए लाल को देश के लिए कुर्बान करने का काम उस पन्नाधाय ने किया, जो कि दलित समाज से आए थे। इसीलिए मैंने कहा कि दलित समाज का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए कितना है, इसको हम सरकार में बैठे हुए लोग अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कल्याणकारी काम और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दलित समाज के लिए उन्होंने उठाए हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब भारत गुलाम था, भारत जब पराधीन था, उस समय दलित समाज में चाहे जितनी यंत्रणा सही हो, दलित समाज में चाहे जितनी यंत्रणा सही हो, अपमान सहा हो, तिरस्कार सहा हो, दरिद्रता देखी हो, परंतु इतनी बात उपाध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दलित समाज की राष्ट्रभक्त की भावना पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। राष्ट्रभक्त की भावना उसकी असंदिग्ध रही है और असंदिग्ध आज है। कौन ऐसा समाज होगा दुनिया में, किसी देश में नहीं मिलेगा, जिसे कुछ लोगों ने मंदिर में नहीं घुसने दिया। छोटी छोटी बातों पर जिस दलित समाज को जलील करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी
उसने अलग देश की मांग नहीं की, अलग देश की मांग नहीं की, भारत की संस्कृति की आलोचना नहीं की उपाध्यक्ष महोदय। भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी इस दलित समाज ने आलोचना नहीं की। उससे बड़ा देशभक्त और कौन हो सकता है? उससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? और इतना ही नहीं, जयचंद और मिर्जाफर जैसा भी व्यवहार दलित समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके राष्ट्र असंदिग्ध है। और पिछले 150 सालों से, पिछले 150 सालों में भी दलित चेतना और सांस्कृतिक चेतना दोनों लगभग एक साथ चली है। जो मैं 150 सालों के जब इतिहास के पन्नों पर मैं नजर डालता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं। कैसे? महात्मा ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज लगभग एक साथ ही खड़े हुए थे। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज लगभग एक ही साथ खड़े हुए थे। और 20वीं शताब्दी में भी 1920 से लेकर 23 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष करते हुए दलित चेतना को एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहे थे। यही वह समय है जब डॉक्टर हेडगेवार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना का भी श्री गणेश कर रहे थे। यानी दलित चेतना और राष्ट्रवादी चेतना एक साथ चल रही थी भारत से। यह 150 वर्षों के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो उसे यह बात समझ में आ जाएगी। और ये मैं पूछूं कि इस समय दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस देश में कौन है? तो मैं इज्जत से मैं कहूंगा कौन है? सहज रूप से मैं समझता हूं उड़ीसा के हमारे सतपथी जी बैठे हैं यहां पर मित्र, इस हकीकत को स्वीकार करेंगे। दलित समाज में कौन काम कर? सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक संस्था है जो कि वह काम कर रही है। और इतना ही नहीं, बनवासी कल्याण आश्रम जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आनंद नहीं हो रहा नहीं हो रहा हुआ, लेकिन सारे देश भर की बात जो मैंने किया ना, मैंने वो ठीक है। मैंने हमारा ये कहना नहीं कि इसके अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं रहा है। मैंने कहा इस समय सबसे बड़ा संगठन जो इस दिशा में काम कर रहा है उसका उल्लेख किया जी। दो ही संगठन पहुंचे वहां जहां हजारों लोगों की हत्या हुई थी, मौत हुई थी। उस समय दो ही संगठन काम कर रहे थे जो कॉर्प्स को लेके दफनाते थे या उसका क्रियाक्रम कर रहे थे। एक तो आरएसएस वाले थे, दूसरा आनंद। और बनवासी क्षेत्रों में जो काम करते हैं बनवासी कल्याण आश्रम के लोग, जो गरीब दलित और बनवासी अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको भी बनवासी कल्याण आश्रम के लोग ले जाकर एक उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वो चिंता करते हैं। और मैंने देखा कि ये दोनों राष्ट्रवादी चेतना और दलित चेतना जो साथ चली, दलित चेतना के द्वारा भी दलितों के उत्थान के लिए प्रयत्न होता रहा। और उसी समय यह दूसरी ये संस्था जो पैदा हुई, इसने भी अपना प्रयास जारी रखा है। अब यह कहा जा रहा था कि हमने स्पीकर को बना दिया दलित और राष्ट्रपति दलित बना दिया। इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं बनते? कोई दया नहीं किया है, कोई उनके ऊपर कृपा नहीं की है। अब मैं भी कहूं कि हम अकेली एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं जिसने कि दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाया, तो लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। अवसर मिलना चाहिए। और उस समय बाल योगी जी तो स्पीकर थे ही। बाल योगी जी हम ही लोगों की सरकार थी जब बाल योगी जी यहां पर वो बने थे। और दलित उत्थान के लिए प्रतीक एवं ठोस दोनों कार्यों की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। और यह सरकार आने के बाद हमने बाबा साहब अंबेडकर की 150वीं जयंती श्रद्धापूर्वक और उल्लास के साथ मनाई है। और मैं कह सकता हूं 125वीं, वही मैंने कहा, हाँ वही मैंने कहा, 125th वही कहा मैंने, 125वीं कहा है मैंने। बहुत आदरपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मनाई है। क्यों मनाई है?
कहीं ना कहीं कोई भाव है इस समाज के प्रति, इस समाज के कंट्रीब्यूशन के प्रति हमारे मन में आदर है, इसीलिए मनाई ना। अभी इनसे बात हो रही थी, ये मुझसे चर्चा कर रहे थे हमारे सामाजिक न्याय मंत्री, तो अनुसूचित वर्ग के मान सम्मान देने की दृष्टि से इन्होंने लिखा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना यह अनुसूचित वर्ग का मान सम्मान नहीं है, यह भारत का सम्मान है उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत का सम्मान है। अम्बेडकर जी से संबंधित जन्मभूमि, शिक्षा स्थल, दीक्षा स्थल और परिनिर्वाण, माने इन 5 स्थानों और अंतिम संस्कार यहां पर हुआ था, इन 5 स्थानों को हम लोगों ने पंचतीर्थ घोषित किया, पंचतीर्थ घोषित किया है, जिसे लोग दलित विरोधी करार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम लोगों ने वो किया है। स्टैंड अप स्कीम के तहत यदि दलित समाज के उत्थान की चिंता न रही होती, क्यों हमारी सरकार यह व्यवस्था करती कि हर बैंक कम से कम एक दलित और एक महिला का, दलितों की भी चिंता और साथ ही साथ महिलाओं की भी चिंता, दोनों की चिंता, एक एंटरप्रेन्योर बनाने की जिम्मेदारी उस बैंक की होगी। यह कदम तो हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया। अब जैसे चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे जितनी अटल पेंशन योजना हो, शेष बीमा योजनाओं के का तो परिणाम यह होता है कि भविष्य के प्रति कि यदि हमारे परिवार में कोई दुर्घटना होगी तो एक सर्टेनिटी रहती है, निश्चितता रहती है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं कम से कम उनको इतनी धनराशि मिल जाएगी, जीवन बसर उनका ठीक तरीके से चलेगा। ये भरोसा, एक विश्वास। अब जो जितना ही गरीब होगा उतना ही अधिक उसके मन में एक विश्वास और भरोसा पैदा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से क्या किया है हमारी सरकार, क्या किया है हमारे प्रधानमंत्री? जो कभी बैंक का दरवाजा देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, उसके अंदर साहस पैदा किया है उपाध्यक्ष महोदय, उसके अंदर विश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से वो अकाउंट खोल। अरे बैठ जाइए। और दूसरी चीज उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, संत रविदास के नाम से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। संत रविदास का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। संत रविदास वहां से, काशी नरेश वाराणसी के सबसे बड़े राजा माने जाते हैं। संत रविदास के पास एक बहुत ही छोटी सी भगवान राम की प्रतिमा थी और एक धारणा बनी हुई थी समाज में कि भगवान राम की जो यह प्रतिमा है इतनी सिद्ध प्रतिमा है कि इस प्रतिमा के सामने बैठकर जो भी मांगिए वह मुराद आपकी पूरी हो जाती है। और वह राजा थे महाराजा काशी नरेश, उनके मन में हुआ इतनी सिद्ध प्रतिमा है तो हमें संत रविदास के झोपड़ी में चलना चाहिए। वो झोपड़ी में रहते हैं और इस छोटी सी राम की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करते हैं, हम उसको मांग लें। स्वयं काशी नरेश चलकर संत रविदास की झोपड़ी में गए और संत रविदास से उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो आपकी छोटी सी भगवान राम की प्रतिमा है, आप मुझे ये दे दीजिए, इसके एवज में 10 गुना सोना मैं आपको देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि महाराज माफ कीजिएगा, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा और बढ़ाकर कहा कि और अब मैं आपको इतने सोने दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं पूरी झोपड़ी आपकी सोने से बनवा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पूरी झोपड़ी सोने से भी बनवा दूंगा और झोपड़ी को सोने से भर भी दूंगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। संत रविदास कहा क्या, एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन आई हैं ई चले जई हैं, न चाहें भगत रह दासा। माने मेरा तो एक ही धन है राम नाम, और मेरी एक ही वह आशा है राम की, एक ही भरोसा है राम का। राजा साहब, आपका वह धन तो आ जाएगा लेकिन मेरा यह धन चला जाएगा, यह रविदास को मंजूर नहीं है। यह महानता, यह बड़प्पन, यह हिंदुस्तान के दलित समाज के लोगों की रही है। यह बड़प्पन दलित कभी भी भारत उसे भूल नहीं सकता। कई सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और हमारे सौगत राय जी एक बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के हमारे सांसद हैं इस सदन के,
उन्होंने भी एक प्रश्न किया था कि स्पेशल कोर्ट्स जो है यह नहीं बनी है, लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं सौगत राय जी को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आंध्र प्रदेश में 13 स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 6, गुजरात में 26, कर्नाटक में 8, केरल में 3, मध्य प्रदेश में 43, महाराष्ट्र में 3, उड़ीसा में 2, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 6, तेलंगाना 10, उत्तर प्रदेश 40, झारखंड में 2, कुल 192 इस प्रकार की स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं। एससी कमीशन को यह सीताराम जी अजमेर नायक टीआरएस के, इन्होंने एससी कमीशन को पावर देनी चाहिए, वह केवल एडवाइजरी जारी करता है, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कमीशन के पास कोर्ट की पावर है, वह किसी भी अधिकारी को सम्मन कर सकता है, यह कोर्ट के पास यह पावर है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा था वो मैं मानता हूं कि वह तथ्यों पर आधारित नहीं था। वैसे ही बहुत सारे अन्य लोगों ने भी प्रश्न किए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत डिटेल में उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में ज़्यादा कुछ न कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सदन को कि हम सभी को यदि आज इस दलित उत्पीड़न जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है तो ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। केवल सदन के लोगों के संकल्प लेने से, केवल राजनीतिक पार्टियों के संकल्प लेने से इतना बड़ा काम नहीं होगा। इस देश की बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, ताकि इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं दलितों के साथ होती हैं वह न होने पाए, इनकी पुनरावृत्ति न होने पाए। और वैसे जो भी सरकारें इस देश में, चाहे केंद्र की सरकार हो और राज्य सरकारें हैं, मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और जो भी दलित उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा उसे कठोर दंड देने और दिलाने का काम सरकारें करेंगी, यह मुझे विश्वास और भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दलित समाज के उत्पीड़न को रोकने के प्रति और दलित समाज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति अपने सरकार की के कमिटमेंट को, प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष महोदय अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Just one. We heard the Honorable Home Minister's speech very intently. I was listening to every word. I have only one little sadness. I wanted a very clear message from the Home Minister of India. The message is against anti-social elements. It is not his government. The Prime Minister has made it very clear. It is not his party. It is not even their organization RSS. But they are anti-socials, black marketeers. So the clear message should have gone from the Honorable Home Minister that we will do everything that is possible all right. as a house and as a government against those who claim to be Gorakshaks, but who are actually against the essence that is India that he understands. ये उपाध्यक्ष महोदय सतपति जी ने जो प्रश्न किया है, मैं समझता हूं कि वह जिस प्रभावी तरीके से इस भाव को व्यक्त करने की वो अपेक्षा कर रहे थे, शायद मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट गोरक्षा के नाम पर अथवा जिसके नाम पर यदि दलितों का उत्पीड़न करने का अथवा किसी का भी उत्पीड़न करने की कोशिश करेंगे तो मैं सभी राज्य सरकारों के साथ से अपील करना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।